सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल स्टडी का यूट्यूब चैनल, इस पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है उसको स्टार्ट किया था और उसमें राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं उनको आपको देखना है। देखिए, संरचना के आधार पर मरुस्थलीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। देखिए, 3 भागों को समझना है। पहला भाग है वो है महान मरुस्थल, महान मरुस्थल। दूसरा भाग है वो है चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल। और तीसरा भाग है वो है पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल। दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेश को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और 3 भाग है। पहला है महान मरुस्थल, दूसरा है चट्टानी मरुस्थल, तीसरा है पथरीला मरुस्थल। अब हमको देखना है कि महान मरुस्थल क्या होता है, चट्टानी क्या होता है और पथरीला क्या होता है। पहले हम देखेंगे महान मरुस्थल के बारे में। देखिए, ऐसा मरुस्थल जहाँ पे रेत के टीले ही टीले हैं। टीले का मतलब आप कह सकते हैं कि स्तूप, जिसे स्तूप कहा जाता है ज्योग्राफी में, और मारवाड़ी में टीले कहते हैं, धोरे कहते हैं, टीबे कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर क्या हो, रेत के टीले ही टीले हो, या आप कह सकते हैं रेत के स्तूप, स्तूप ही स्तूप हो, उसे हम क्या कहेंगे, महान मरुस्थल। ये आपको ध्यान रखना है, महान मरुस्थल कहा जाता है उसे। अब देखिए, रेत के टीले टीले हो वो क्या है, महान मरुस्थल। अब आपको देखना है कि रेत के टीले टीले क्या होते हैं। तो स्तूप स्तूप बने होते हैं ऐसे, जैसे आपने सुना होगा अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, बरखान है, सीप है, पैराबोलिक है। ये टीलों के प्रकार होते हैं, स्तूपों के प्रकार होते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे रेत के स्तूप ही स्तूप हो उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे महान मरुस्थल कहा जाता है। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो महान मरुस्थल होता है उसे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में सारा मरुस्थल है, वहाँ पे इन्हें क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में इसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना है इसे इर्ग कहा जाता है। इसका नाम आपको याद करना है अलग से कि महान मरुस्थल है, इसे क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसे कहते हैं इर्ग। ये आपको चित्र ध्यान रखना है। पेपर में ये पूछेंगे कि महान मरुस्थल है उससे क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उसे इर्ग कहा जाता है। ये आपको पता रखना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि महान मरुस्थल है ये राजस्थान में कहाँ कहाँ है। राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसमें कहाँ है, तो आपको यहाँ पर याद करना है कि पंजाब से लगाकर गुजरात तक। देखिए, आपको पता है कि ऊपर है पंजाब, यहां पे पंजाब आ गया और यहां पर आ गया गुजरात। यहां तक आपको पता है कि ये रेड क्लिफ रेखा है, इसके सहारे सारे पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके सारे सारे पंजाब से लेके गुजरात तक जो रेतीले दौरे हैं उन्हें क्या कहते हैं, महान मरुस्थल। तो यहाँ पर आप याद कर लेना कि महान मरुस्थल पंजाब से लेके गुजरात तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान की, इसमें आपको पता है यहाँ पे गंगानगर है, यहाँ पर बीकानेर है, यहाँ पर जैसलमेर है और यहाँ पर बाड़मेर है। यहाँ पे महान मरुस्थल पाया जाता है और इसे सारा मरुस्थल में इर्ग कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि चट्टानी मरुस्थल। दोस्तों, चट्टानी मरुस्थल क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसा मरुस्थल जहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती है, जहाँ पर चट्टानें पाई जाती है। कैसे?
ऐसा मरुस्थल होना चाहिए जहां पर क्या है, पहाड़ी है, चट्टान है, और उसके चारों ओर क्या होना चाहिए, रेत के टीले होना चाहिए या बालू रेत होनी चाहिए। उससे हम क्या कहेंगे, चट्टानी मरुस्थल। अब उदाहरण के लिए आपको देखना है कि चट्टानी मरुस्थल में क्या होता है। देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि चट्टानी मरुस्थल में आप क्या बताओगे कि पहाड़ी और क्या होगी, यहां पे चट्टानें होगी, और पहाड़ी और चट्टानें हैं, इनके चारों ओर क्या मिलेगी आपको, तो आप बताओगे कि रेत मिलेगी, बालू रेत मिलेगी, या इसके चारों स्तूप बने होंगे। उससे हम क्या कहेंगे, चट्टानी मरुस्थल। उदाहरण के लिए राजस्थान में चट्टानी मरुस्थल है, वो कहाँ पाया जाता है, ये आपको देखना है। तो राजस्थान में आपको बताना है, देखिए जैसलमेर जो शहर है वो भी चट्टानी भाग पे बना हुआ है। आपको पता है कि जैसलमेर का जो किला है, सोनारा किला, वो त्रिकुट नाम की एक पहाड़ी है, उस पे बना हुआ है। तो वो पहाड़ी है और वो मरुस्थल में है, तो वो क्या होगा, चट्टानी मरुस्थल। ये आपको ध्यान रखना है। आप कह सकते हैं जैसलमेर शहर। फिर देखिए, अगला आपको देखना है कि लोहारगल। लोहारगल आपको पता है कहां पर है, झुंझुनू में। आपको पता है कि झुंझुनू में मरुस्थलीय प्रदेश में आता जिला, लेकिन यहाँ पे लोहारगल की पहाड़ियाँ हैं और उनके आसपास में क्या है, रेगिस्तान है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, चट्टानी मरुस्थल। फिर आप देखिए हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, और ये कहाँ मिलेगी आपको, सिक्कर में। देखिए हर्ष की पहाड़ी सिक्कर में, और सिक्कर आता है रेगिस्तानी प्रदेश में। तो हर्ष की पहाड़ी के चारों ओर भी क्या है, तो आप बताओगे रेगिस्तान है, तो ये भी किस में आ जाएगा, चट्टानी प्रदेश में। इसके अलावा आप देखिए बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां, और ये कहां मिलेगी आपको, बाड़मेर में। अब 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है, और बाड़मेर भी क्या है, रेगिस्तानी प्रदेश है। 56 की पहाड़ी है, उनके आसपास में आप कह सकते हैं कि सिवाना जो किला बना हुआ है, उसके आसपास में रेगिस्तानी प्रदेश भी है। तो रेगिस्तानी प्रदेश भी है और साथ में चट्टानें या पहाड़ियां हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, चट्टानी मरुस्थल। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जैसलमेर में एक क्षेत्र है पोखरण, ठीक है, और पोखरण से लेके रामगढ़ तक यहां पर भी क्या है, तो आप बताओगे चट्टानी भाग है। इसके अलावा आपको पता है कि पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक लाटी सिरी क्षेत्र है, वो भी आपको पता है भूगर्भिक चट्टानों का क्षेत्र है, तो वो भी किसमें आ जाएगा, चट्टानी मरुस्थल में। अब यहां से प्रश्न बनेगा कि चट्टानी मरुस्थल है, उसे सारा का मरुस्थल अफ्रीका है, वहां पर क्या कहा जाता है, तो यहां पे आपको याद करना पड़ेगा। देखिए आपको ध्यान रखना है कि चट्टानी मरुस्थल को सारा मरुस्थल में हम्मादा कहा जाता है। यह प्रश्न आपको याद करना है कि हम्मादा किसे कहते हैं, चट्टानी मरुस्थल को हम्मादा कहते हैं, और इर्ग किसे कहा जाता है, महान मरुस्थल को। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आपको देखना है नेक्स्ट, और यह है पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल है, इसमें क्या होता है, यह आपको देखना है। देखिए पथरीला मरुस्थल में आपको देखना है कि पथरीला मरुस्थल है वो कैसा होता है। इसमें आप बताओगे कि रेत प्लस कंकड़, जहां पे रेत है, रेगिस्तान है, और साथ में क्या है, कंकड़ है। आपने देखा होगा, जैसे उदाहरण के लिए सबसे बेस्ट जैसलमेर में लोद्रवा स्थान है, जहां पे मूमल की मेड़ी है, वो वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या है, मरुस्थलीय भाग है, रेतीले टीले है, और साथ में क्या है, कंकड़ है, कंकड़ पत्थर बने हुए, वो आपको ध्यान रखना है। चट्टानें जहाँ होगी, पहाड़ियाँ होगी, वो चट्टानी मरुस्थल होगा, लेकिन छोटे मोटे कंकड़ होंगे रेत के साथ में, तो वो कौन सा मरुस्थल होगा, तो आप बताओगे पथरीला मरुस्थल। अब देखिए जो पथरीला मरुस्थल है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिक्कर है और झुंझुनू। मुख्य रूप से इन जिलों में पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि फलोदी जोधपुर में आता है, वहां पर भी क्या है, कंकरीला मरुस्थल है, उसे भी हम क्या कहेंगे, पथरीला मरुस्थल। दोस्तों अब आपको याद करना है कि जो पथरीला मरुस्थल होता है, इसे सारा जो मरुस्थल है अफ्रीका में, वहां इसे क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसे कहते हैं रेग, रेग कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, रेग का मतलब क्या है, पथरीला मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल को क्या कहते हैं, हम्मादा।
और महान मरुस्थल को क्या कहते हैं, इर्ग कहा जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में 3 प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है। दोस्तों इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि 3 प्रकार है। महान कहाँ मिलेगा आपको, चट्टानी कहाँ मिलेगा, पथरीला कहाँ मिलेगा, इसकी विशेषता क्या होगी। एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अब हमको देखना है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको जलवायु के आधार पर या वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं वो आपको देखने हैं। जलवायु कह सकते हैं या आप कह सकते हैं वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग है मरुस्थलीय प्रदेश के। देखिए मैं मैप बना के आपको समझा रहा हूं कि 2 भाग कौन कौन से हैं और वहां से आपको याद करना है। देखिए ये अपना प्यारा सा राजस्थान है। इस मैप में आपको याद करना है कि 2 भाग कौन कौन से हैं मरुस्थलीय प्रदेश के। ये अपनी होगी अरावली पर्वतमाला। अब देखिए, अब दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पर एक समवर्षा रेखा है और वो है 50 सेमी समवर्षा रेखा। 50 सेमी समवर्षा रेखा जो अरावली के पास से गुजरती है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पहले आ चुके हैं कि राजस्थान को 2 समान भागों में बांटने वाली, समान तो नहीं है फिर भी आप कह सकते हैं कि 10% का फर्क होता है, और कौन सी रेखा है तो वो कौन सी है, 50 सेमी समवर्षा रेखा। फिर देखिए, फिर आपको देखना है कि मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है और वो है 25 सेमी समवर्षा रेखा। ये आपको याद करना है। 25 सेमी समवर्षा रेखा है वो मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। अगर पेपर में ऐसा पूछे कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है तो वो होगी 50 सेमी समवर्षा रेखा। लेकिन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है तो वो होगी 25 सेमी समवर्षा रेखा। ये आपको देखना है। दोस्तों 25 सेमी समवर्षा रेखा में ये वाला भाग है, इसे हम क्या कहेंगे, शुष्क प्रदेश। ये है शुष्क प्रदेश। और 25 से लेके 50 तक जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0 से लेके 25 सेमी तक वर्षा होगी, और यहाँ पर क्या होगा 25 से, या आप कह सकते हैं कि 20 से लेके 50 सेमी तक जो वर्षा होगी वो होगा अर्ध शुष्क प्रदेश। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे कि शुष्क प्रदेश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए अब पहले आपको याद करना है कि शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश में कितने जिले आते हैं वो आपको याद करना है। पहले हम अध्ययन करेंगे शुष्क प्रदेश का, उसके बाद अध्ययन करेंगे हम अर्ध शुष्क प्रदेश का। तो पहले आपको देखना है कि शुष्क प्रदेश में जिले कौन कौन से आते हैं। देखिए दोस्तों अच्छी तरह आप याद कर लेना जिले। यहां लिख रहा हूं मैं आपको 20 सेमी 25, कहां से, 0 से 25 सेमी तक वर्षा कहां होती है, इस क्षेत्र में। अब यहां पे मैं जिले बता रहा हूं आपको, जिले आपको याद करने हैं। देखिए संपूर्ण जैसलमेर जिला है वो इसमें आता है 1 नंबर। तो आपको याद करना है कि जैसलमेर है पूरा का पूरा किस में आता है, शुष्क प्रदेश में। ये आपको देखना है। फिर आप देखिए, और यहां पर है 2 नंबर, और ये होगा उत्तर पश्चिमी बाड़मेर। बाड़मेर का पूरा भाग नहीं है, क्या बताओगे, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर। इसका दूसरा भाग है वो क्या मिलेगा आपको, अर्ध शुष्क प्रदेश में। फिर आप देखिए तीसरा तो यहाँ पर है, और ये है पश्चिमी जोधपुर। जोधपुर का जो पश्चिमी भाग है वो किस में आएगा, शुष्क प्रदेश में। इसके अलावा बचा हुआ भाग अर्ध शुष्क प्रदेश में। फिर आपको देखना है कि यहाँ पर एक जिला है 4 नंबर, और ये होगा बीकानेर। बीकानेर जिला है वो पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, शुष्क प्रदेश में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है
चूरू का आधा भाग, 1/2 भाग चूरू का, वो किस में आता है? शुष्क प्रदेश में। दोस्तों अच्छी तरह याद कर लेना, शुष्क प्रदेश में जैसलमेर संपूर्ण है और बीकानेर संपूर्ण है। चूरू आधा आता है, पश्चिमी जोधपुर आता है, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर आता है। तो 5 जिलों का जो भाग है वो किस में आता है? तो आप बताओगे शुष्क प्रदेश में। दोस्तों ऐसे आपको याद करना है। अब देखिए शुष्क प्रदेश में क्या है, इसकी क्या विशेषता है? तो यहाँ पे जलवायु कैसी होगी? शुष्क होगी। क्यों होगी? क्योंकि 0 से लेकर 20% तक क्या होती है? वर्षा होती है। एक क्षेत्र ऐसा है समगांव, जहाँ पे वर्षा भी नहीं होती है, तो वो पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है समगांव जैसलमेर में। वर्तमान में वो तहसील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की वनस्पति है वो शुष्क वनस्पति है, आप कह सकते हैं कि मरुद्भिद है, जहाँ पे आपको पता है इंग्लिश में उसका नाम है जीरोफाइट्स। ये आपको ध्यान रखना है। वर्षा कम होती है और गर्मियों में धूल भरी आंधियाँ चलती है, और यहाँ पे जो रेतीले टीले होते हैं ना वो अधिक होते हैं। आपको पता है रेगिस्तानी मार्च वो यहाँ पर अधिक होता है। रेगिस्तानी मार्च क्या होता है कि मरुस्थलीय प्रदेश है उसका बढ़ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इससे अगर हम इसके पार्ट करेंगे, शुष्क प्रदेश के 2 भाग होंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं, पहले हम अध्ययन करेंगे केवल शुष्क प्रदेश का। दोस्तों शुष्क प्रदेश है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये पहले मैंने आपको बताया था कि शुष्क प्रदेश को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, और वो है संरचना के आधार पर। अब 2 भाग कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। देखिए शुष्क प्रदेश, इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं वो आपको देखने हैं। पहला भाग है वो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है युक्त और यहाँ लिखा हुआ है मुक्त, और ऊपर लिखा हुआ है बालू का स्तूप। दोस्तों देखिए जहाँ पर बालू का स्तूप है, जहाँ रेत के टीले हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? युक्त प्रदेश। और जहाँ पर रेत के टीले नहीं है उसे क्या कहेंगे? मुक्त प्रदेश। और हम बात कर रहे हैं शुष्क प्रदेश में। शुष्क प्रदेश में जो 5 जिले आते हैं, उन 5 जिलों में कहाँ पर बालू का स्तूप है और कहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, या वहाँ पर क्या मिलेगी आपको? पहाड़ियाँ या चट्टानें। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम अध्ययन करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का। देखिए यहाँ से प्रश्न आया था ग्राम सेवक में। ग्राम सेवक में ऐसा पूछा गया कि मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है और मुक्त प्रदेश कितना है। वहाँ से आपको याद करना है कि युक्त प्रदेश कितना है, तो आपको याद रखना है 41.50%। वो तो क्या होगा? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब आपको बताया जो शेष बच गया वो क्या हो जाएगा? मुक्त प्रदेश, और वो कितना हो जाएगा? 58.50%। दोस्तों ये बात आप याद कर लेना कि युक्त प्रदेश जहाँ पे रेत के टीले हैं वो कितना है? 41.50%। ये ग्राम सेवक में पूछा गया प्रश्न है। अगला है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, तो आप बताओगे 58.50%। दोस्तों पहला हम अध्ययन करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का। दोस्तों इसमें क्या होगा? इस प्रदेश की क्या विशेषता होगी? इस प्रदेश की विशेषता ये होगी कि इसमें जो संरचना के आधार पर हमने पढ़ा था महान मरुस्थल, वो इसमें पाया जाता है। यहाँ पर क्या होंगे? रेत के टीले टीले होंगे। देखिए जब गर्मियाँ होती है तो उस समय जो रेत के टीले हैं वो अधिक बनते हैं, या स्थानांतरण अधिक होते हैं। मानो कि आज यहाँ पे थे तो कल 2 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, 500 मीटर दूर चले जाएंगे। हवा के साथ क्या होता है कि रेत का क्या होता है? अपर्दन। आप कह सकते हैं कि वायु अपर्दन करती है। किसका? मिट्टी का। तो आपको पता है सर्वाधिक अपर्दन किससे होता है? मिट्टी का, वायु से। और वो कहाँ होता है? तो इस प्रदेश में जहाँ पर बालू का स्तूप बने हुए होते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों हम एक एक करके जितने भी बालू का स्तूप है उनका अध्ययन करेंगे।
देखिए, अब आपको देखना है कि राजस्थान में कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, उनकी विशेषता क्या है, एक एक करके हम समझेंगे। तो पहला है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। देखिए दोस्तों, अब आपको देखना है कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप होता है वो कैसा होता है, उसकी आकृति क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। देखिए, आपको सामान्य भाषा में याद करना है। यहां पर चल रही है वायु, या आप कह सकते हैं कि हवा है, ये वायु है, और वायु के समानांतर जो बालू का स्तूप बन जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, तो आप बताओगे उन्हें अनुदैर्घ्य। यहां पर आपको एक शब्द याद रखना है और वो क्या होगा, वायु के समानांतर। वायु के समांतर, आप इसे कह सकते हैं रेखीय स्तूप। एक रेखा बन रही है, रेखीय स्तूप, इसी का नाम है रेखीय स्तूप। आप क्या बताओगे कि वायु के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं, समांतर कह सकते हैं आप। वायु के समांतर कैसे, देखिए यहां पर हवा चल रही है, हवा क्या करेगी, अपने साथ में जो रेत के कण है वो लेकर आएगी और क्या करेगी, आगे डालती जाएगी और यहाँ पर एक स्तूप बन जाएगा। और वो स्तूप कौन सा होगा, तो उसका नाम होगा अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ये क्या बना हुआ है, एक रेत का टीला बना हुआ है, जिसे आप रेत का धोरा कह सकते हैं। जैसलमेर में से धरियन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुदैर्घ्य में क्या याद करना है आपको, वायु के समानांतर या वायु के समांतर जो बालू का स्तूप बनता है या रेखीय एक आकृति बनाता है वो होता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि ऐसे स्तूप कहाँ बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर, एक तो कौन सा है, बीकानेर है, और फिर आपको ध्यान रखना है जैसलमेर, और एक आपको याद करना है गंगानगर। यहां पर ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो याद कर लेना, पहला वो है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, इसे रेखीय स्तूप भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे दूसरा। देखिए ये है बरखान, बरखान बालू का स्तूप। अब ये पेपर में कई बार आ चुका है, बरखान के बारे में कई बार पूछा गया दोस्तों। देखिए बरखान है, उसकी क्या विशेषता है, पेपर में कैसा प्रश्न आया था वो आपको देखना है। बरखान क्या होता है कि एक आकृति बनती है अर्धचंद्राकार, आधे चांद की तरह। ये वाला भाग होता है, ये शीर्ष होता है और ये ऊपर उठा हुआ होता है और चौड़ा होता है, और एक किनारे वाला भाग होता है, ये ऊंचा भी नहीं होता है। देखिए अब ये कैसे बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वायु के भंवर बनते हैं, वायु की रगड़ से। आप कह सकते हैं कि वायु के जब भंवर बनते हैं उनसे क्या बनते हैं, बरखान स्तूप। इनकी आकृति कैसी होती है, आधे चांद की तरह, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों, बरखान को। ये आपको याद करना है कि बरखान है, उसे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है। अब देखिए, अब आपको ये देखना है कि इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता में आपको ध्यान रखना है कि ये होते हैं सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप। अगर पेपर में आ जाए कि सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन से होते हैं, तो आपको बताना है बरखान। या पेपर में आ सकता है अर्धचंद्राकार, दोनों एक ही चीज है। क्यों, क्योंकि बरखान होते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है, आधे चांद की तरह। और ये पहले पेपर में आया था कि अर्धचंद्राकार, सॉरी, बालू का स्तूप है बरखान, उन्हें क्या कहा जाता है, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार को क्या कहा जाता है, बरखान। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि अर्धचंद्राकार है, बरखान कैसे बनता है, वायु के भंवर से बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक गतिशील है, गतिशील कैसे है कि आज यहां पर था तो कुछ देर बाद में
दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो बार बार ये परिवर्तन होते रहते हैं या गतिशील होते रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बरखान जो बालू का स्तूप है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें आपको याद करना है कि जो बरखान होते हैं सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र। और सबको पता है कि शेखावाटी क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो आप बताओगे 3 जिले, और कौन कौन से हैं, चूरू है, सीकर है और झुंझुनू। यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं, तो आप बताओगे बरखान। दोस्तों आप एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों हमने 2 प्रकार के बालू का स्तूप है इनका अध्ययन किया है। आपको शब्द याद करना है, वायु के समानांतर बनने वाला, तो आप क्या बताओगे, अनुदैर्ध्य। अर्धचंद्राकार, तो वो हो जाएगा बरखान। अब देखिए इससे आगे, और वो है तीसरा, और ये है अनुप्रस्थ। ये क्या है, अनुप्रस्थ। अब देखिए अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होता है उसकी क्या विशेषता है और हमें कैसे याद करना है ताकि हम पेपर में सही करके आए। देखिए दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि वायु के समकोण, जहां समकोण लिखा जाए वहां पर क्या होगा, अनुप्रस्थ। वायु के समकोण बनने वाला बालू का स्तूप, वायु चल रही है और उसके समकोण बनने वाला जो बालू का स्तूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ। दोस्तों आपको देखना है कि वायु के समकोण कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों ये चल रही है हवाएं या कह सकते हैं वायु, और वायु अपने साथ में क्या लेकर आएगी, रेत के कंकर। जितने भी स्तूप बनते हैं दोस्तों ये बनते हैं ग्रीष्म ऋतु में, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक कब बनते हैं, ग्रीष्म ऋतु में। आंधी चलती है तेज, उनके साथ में क्या है, रेत के कण आते हैं। और क्या होता है, अब रेत के कण आते रहेंगे, ठीक है। और मानो कि यहां पर क्या हो गया, कोई अवरोध है। जितने भी स्तूप बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अवरोध के कारण, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए माना कि कोई यहाँ पे अवरोध था और यहाँ पर रेत ऐसे आ रही थी, आती आती रेत यहाँ पर क्या है, जमा होती गई किसी अवरोध के कारण, और एक ऐसा स्तूप बन गया। दोस्तों मैं यहाँ पे 2D आकृति बना रहा हूँ, 3D बन नहीं रही है, ऐसा बनेगा। अब देखिए यूं बना हुआ एक बालू का स्तूप होगा, इसके पास में यहाँ पर क्या होगा कि कोई अवरोध होगा। अवरोध में आपको पता है झाड़ी भी हो सकती है, पहाड़ी भी हो सकती है, ठीक है ना। अधिकतर जो बनते हैं वो चट्टानें होती है, उसके पास में हो जाता है अवरोध, और क्या बन जाता है, एक बालू का स्तूप। देखिए दोस्तों ऐसे क्या आ रही है, हवा आ रही है और साथ में क्या आ रहा है, धूल के कण आ रहे हैं। तो यहाँ पे धूल के कण लगते जाएंगे और एक ऐसी आकृति बन जाएगी 90 डिग्री की। और आपको पता है 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे बताओगे आप कि ये वायु आ रही है, वायु के साथ में क्या आ रहे हैं, कण आ रहे हैं, और यहाँ पे अवरोध था और कण यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे एक बड़ा सारा ऐसा क्या बन गया है, बालू का स्तूप बन गया है, जो वायु के समानांतर नहीं है। समानांतर कौन सा होता है, अनुदैर्ध्य, वो ऐसा बनेगा रेखीय, लेकिन ये वायु के समकोण होता है। देखिए वायु ऐसा आ रही है और कैसा बन गया है, समकोण। आप इधर भी देख लो, समकोण बन जाएगा। आकृति कैसी होगी, यू बना के ऐसी होगी। दोस्तों आपको तो याद करना है कि वायु के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं। आकृति पेपर में आएगी नहीं तो आप तो याद कर लेना, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप उन्हें कहा जाता है। फिर आपको देखना है नेक्स्ट बालू का स्तूप चौथा, और वो है सब्र काफीज। सब्र काफीज बालू का स्तूप। देखिए सब्र काफीज बालू का स्तूप कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। देखिए पहले आपको याद करना है कि सब्र काफीज होता है वो होता है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार इसकी आकृति होती है। अब आप बताओगे दोस्तों, अभी आपने बताया था सर कि बरखान भी कैसा होता है, अर्धचंद्राकार। लेकिन दोस्तों जो बरखान बनेगा वो झाड़ियों के पास में नहीं बनेगा। अगर कोई बरखान बना है या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बना है, वो झाड़ी के पास बन गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्र काफीज। तो आपको ध्यान रखना है कि मरुस्थलीय प्रदेश है और मानो यहाँ पर क्या है, झाड़ियाँ हैं, केर है,
या बेर की झाड़ी है, या आप कह सकते हैं कि खेर है, कैक्टस है, कोई सा भी ऐसा क्षेत्र है और जहाँ पे झाड़ियाँ बनी हुई है और उनके पास में अगर एक बालू का स्तूप बनता है अर्धचंद्राकार आकृति का, जिसकी आकृति कैसी होगी, अर्धचंद्राकार, और उस बालू का स्तूप को हम क्या कहेंगे, तो आप बताओगे सब्र कापीज। ये आपको ध्यान रखना है, सब्र कापीज है, इसके और भी नाम है, अगर पेपर में आ जाए तो आपको ध्यान रखना, इसे कहते हैं हाजी पीर। क्या कहते हैं, हाजी पीर भी किसे कहते हैं, सब्र कापीज को, और इसे नेब खा भी कहा जाता है, नेब खा। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सब्र कापीज है, उसका नाम है हाजी पीर, इसी का नाम है नेब खा। ये कैसे होता है, अर्धचंद्राकार। ये अर्धचंद्राकार कहाँ होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनका जो अवरुद्ध होता है वो कैसा होता है, झाड़ियों के पास। अब क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में, तो ऐसा पूछेंगे कि झाड़ियों के पास बना हुआ अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है, उसे क्या कहते हैं, सब्र कापीज। अगर ऐसा आ जाए कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे बरखान। ये आपको पता रखना है दोस्तों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, हमने 4 बालू का स्तूप है उनका अध्ययन किया है। अब देखते हैं इनसे आगे और कौन कौन से बालू का स्तूप है। हम शुष्क प्रदेश पढ़ रहे हैं, मरुस्थलीय प्रदेश में जो शुष्क प्रदेश है उसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। देखिए अगला है पैराबोलिक। पैराबोलिक बालू का स्तूप। देखिए पैराबोलिक बालू का स्तूप होता है, वो कैसा होता है, उसकी आकृति क्या होती है, आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि झाड़ियों के सारे, ऐसा मानो कि यहाँ पर क्या है, झाड़ियाँ बनी हुई है। मरुस्थलीय प्रदेश में अधिकांश झाड़ी ही बनी होती है। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे वर्षा कम होती है, झाड़ियाँ होती है जो शुष्क होती है या मृदविद प्रकार की होती है, कैक्टस कह सकते हैं आप, बेर की झाड़ियाँ हो सकती है। देखिए अब झाड़ियों के सारे बना हुआ बहुमुखी बालू का स्तूप, यहाँ पर आपको याद करना है बहुमुखी, इसके बहुत सारे मुख होते हैं। देखिए कि यहाँ पर क्या है, वायु चल रही है, साथ में रेत के कण आ रहे हैं और यहाँ पर टकराएंगे और यहाँ पर क्या होगा, एक बालू का स्तूप ऐसा बन जाएगा। आगे जाएगी हवा, रेत के कण आगे जाएंगे, यहाँ पर भी क्या है, कण हो जाएंगे। आगे जाएंगे, मानो कि यहाँ पर भी क्या है, कोई झाड़ी बनी हुई है, ठीक है, ऐसे आएगी हवा यहाँ पर भी, और एक ऐसा बालू का स्तूप बन जाएगा जिसके बहुत सारे मुख होंगे, या आप कह सकते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश में झाड़ियों के सारे बनने वाला बहुमुखी बालू का स्तूप, उसे क्या कहते हैं, तो उसका नाम है पैराबोलिक। ये आपको ध्यान रखना है, नाम क्या होगा इसका, पैराबोलिक। अब देखिए अगला आपको देखना है, और ये है सीप। सीप क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सीप एक बालू का स्तूप होता है, और वो कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या चल रही है, वायु चल रही है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वायु होगी वो तेज होगी। क्या बताओगे कि जब तेज वायु चल रही है, तेज हवाएं चल रही है, तो इसके साथ में वायु के कण आएंगे और एक रेखीय प्रकार का ही बनेगा बालू का स्तूप, लेकिन इनके बीच में जगह होगी। यह आपको ध्यान रखना है कि ऐसा बालू का स्तूप जो तेज हवाओं से बनता है और रेखीय प्रकार का बनता है। देखिए रेखीय प्रकार का है, लेकिन उनके बीच में क्या होती है, जगह होती है। देखिए ये बालू का स्तूप बना है, लेकिन इसके बीच में क्या है, जगह हो गई है, स्पेस है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर बीच में स्पेस नहीं है या आप कह सकते हैं जगह नहीं है, तो वो होगा रेखीय या अनुदैर्ध्य। लेकिन जो तेज हवाओं से बनेगा और जिनके बीच में जगह होगी और समानांतर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सीप बालू का स्तूप। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इससे आगे और कौन कौन से हैं, वैसे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बता रहा हूं इसके अलावा और कौन कौन से हैं, वो आपको देखना है। अगला आपको देखना है, और वो है तारा बालू का स्तूप, और एक है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप। दोस्तों
पैराबोलिक था उसमें क्या है कि बहुत सारे मुख बन रहे हैं। अगर ऐसे मुख तारे की आकृति में बन जाए तो वो क्या हो जाएगा, तारा बालू का स्तूप। तारा मतलब आप कह सकते हैं कि स्टार बन गया है। ऐसा अगर तारे की आकृति का कोई बालू का स्तूप बना हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, तारा बालू का स्तूप। वैसे आपको पता है कि झाड़ी होगी, झाड़ियों में बहुमुखी, इसके भी बहुत सारे मुख है, लेकिन इसकी आकृति कैसी है, तारे के समान है, स्टार के समान है, तो इससे हम क्या कह देंगे कि ये होगा तारा बालू का स्तूप। नेक्स्ट आपको देखना है कि नेटवर्क बालू का स्तूप क्या होता है। दोस्तों अगर आपने देखे होंगे बालू का स्तूप, अगर आप जैसलमेर गए होंगे कभी, बीकानेर, बाड़मेर, तो मैं जाके आया था बीकानेर में, जामसर है, पलाना है। दोस्तों वहाँ पर क्या है कि रेत के टीले टीले होते हैं। जैसे अजमेर में आप देखोगे ना पहाड़ी पहाड़ी है, वैसे वहाँ पर क्या है, रेत के धोरे ही धोरे हैं। चारों तरफ गर्मियों में धूल उड़ती रहती है और जंगल होते हैं। वहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र मिलेगा आपको जहाँ पे रेत के टीले आपस में जुड़े होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, नेटवर्क। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर रेत के टीले टीले बने हुए जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, नेटवर्क बालू का स्तूप। आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या बताओगे कि वे बालू का स्तूप जो रेगिस्तानी प्रदेश में पाए जाते हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, नेटवर्क बालू का स्तूप। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेटवर्क हमने देख लिया है और तारा बालू का स्तूप हमने देख लिया है। अब देखिए एक होता है, एक शब्द आता है कि अवरोधी बालू का स्तूप। जो हम पढ़ रहे थे वो क्या है, अवरोधी बालू का स्तूप ही तो है। अब आपको पता है कि अनुदैर्घ्य है, वो अवरोधी नहीं है। वो आपको पता है कि समानांतर चल रही है हवा और चलते रहते हैं, बनते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अनुप्रस्थ है, क्या होगी आगे, अवरोध। अवरोध कैसा भी हो सकता है, कोई चट्टान हो सकती है, कोई पहाड़ी हो सकती है, कोई झाड़ियाँ हो सकती है, कोई मकान हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पता है कि मरुस्थलीय प्रदेश में अगर कोई जंतु है, कोई पशु है, अगर वो मर गया है, उसकी हड्डियाँ पड़ी है और गर्मी आ गई है और रेत आ रही है, तो वो एक अवरोध बन जाएगा और वहाँ पर भी क्या बन सकता है, एक छोटा सा स्तूप बन सकता है। दोस्तों हमने इस कक्षा में जो स्तूप है उनके बारे में देखा था। इससे आगे हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार।